दोस्तों, क्यूरियस कैट पर आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल बादशाह बाबर के बारे में और बताएंगे आपको उनके जीवन का इतिहास। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे देश के इतिहास में कई सारे बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, दक्षिण भारत में चोलों का साम्राज्य और इन्हीं सभी में से एक मुगल साम्राज्य। मुगलों के समय में भारत ने कई सारे बदलाव देखे। इसी मुगल साम्राज्य को भारत में लाया बाबर ने। पर्शियन में बाबर का मतलब होता है बाघ। उनका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1483 को और उनकी मौत हुई 25 दिसंबर 1530 को। वो मंगोल शासक चंगेज खान और तुर्की के तैमूर लंग के सीधे सीधे वंशज थे और साथ ही साथ एक काबिल सैन्य प्रमुख, एक दमदार सैनिक, एक विशिष्ट कवि और एक प्रभावशाली नेता भी थे। बाबर असल में बरलास नाम के एक मंगोल जनजाति से आते थे, लेकिन उनसे दूरी होने के कारण वो खुद को तुर्क मानते थे। इसलिए बाबर को मुगल कहलाने के बावजूद भी तुर्कों में लोकप्रियता प्राप्त थी और उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य भी टर्किश नेचर का ही था। उनका परिवार चागाताई वंश से आता था। बाबर तैमूर लंग के वंशज से 5वें जनरेशन के थे और चंगेज खान के वंशज से 13वें जनरेशन के। उनके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग से जुड़े थे और उनकी मां चंगेज खान के वंशज से थी। उमर शेख मिर्जा फरगाना क्षेत्र के शासक थे, जो उज्बेकिस्तान में है। अब बात ऐसी थी कि तैमूर के वंश के जितने भी राजकुमार थे, वो उसके बनाए गए राज्य पर खुद का शासन जमाना चाहते थे। तैमूर का साम्राज्य बहुत बड़ा था और इस पर राज के लिए लगातार युद्ध चलते ही रहते थे। ये राजकुमार राजा बनने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, इसलिए इन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ता था कि जिस जमीन पर वो अपना कब्जा ठोक रहे हैं वो असल में तैमूर लंग के द्वारा जीती गई थी या नहीं। बाबर के पिता ने भी यही किया। वो तैमूर लंग की पुरानी राजधानी समरकंद पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे और बाबर ने भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए कोशिश की समरकंद को जीतने की। इस वंशवादी युद्ध को जीतने के लिए जो भी गुण चाहिए थे, बाबर में वो सब कूट कूट कर भरे थे। 1494 से 1504 तक बाबर ने समरकंद को जीतने की कोशिश की और 2 बार उसने फतह भी पाई, एक बार 1497 और एक बार 1501 में। लेकिन मोहम्मद शायबानी खान में उन्हें एक ऐसा दुश्मन मिला जिसे वो हरा नहीं सके और 1501 में ही सरे पोल के युद्ध में बाबर हार गए। इसके परिणाम के तौर पर उन्हें फरगाना छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद भी बाबर ने हार नहीं मानी और 1504 में बाबर ने अपने समर्थकों के साथ काबुल पर कब्जा कर लिया और अपनी गद्दी जमा ली। हालांकि वहां भी उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। अब हम सीधे सीधे आते हैं भारत पर बाबर के आक्रमण पर। सबसे पहले बाबर ने 1519 में पंजाब के इलाके में आक्रमण किया, लेकिन ये इलाका इब्राहिम लोदी के कब्जे में था। 1524 तक बाबर ने पंजाब इलाके में 3 बार और हमले किए, लेकिन वो इससे आगे नहीं बढ़ सका। दिल्ली इस समय बड़ा ही शक्तिशाली केंद्र था। ये जाहिर है कि दिल्ली की तख्त लगातार उतार चढ़ाव से गुजर रही थी और बाबर को काबुल वापस भी जाना पड़ा उज़्बेकों से निपटने के लिए। लेकिन 1526 में दौलत खान लोदी और आलम खान के उत्साहन से बाबर चल पड़े अपना 5वां आक्रमण करने के लिए और उन्होंने दिल्ली पर फतह भी हासिल की। ये बाबर की जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। नवंबर 1525 को पानीपत में बाबर की मुलाकात हुई इब्राहिम लोदी से। पानीपत दिल्ली से 50 मील दूर है। 21 अप्रैल 1526 को ये आंका गया कि बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक ही बचे हुए हैं। लेकिन इब्राहिम ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि 12,000 सैनिक ही काफी होंगे उसे हराने के लिए। बाबर की सेना को कई लड़ाइयों का अनुभव भी था और उनके पास ऑटोमैन तुर्कों द्वारा बनाई गई नई तोपें भी थी। इब्राहिम की सेना 1 लाख सैनिकों की थी और उसके पास 100 हाथी भी थे। इसके बावजूद बाबर ने उसे बच्चों की तरह हरा दिया। इब्राहिम युद्ध में ही मारा गया और बाबर ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके 3 दिन बाद वो आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बाग बनवाया जिसे अभी राम बाग के नाम से जाना जाता है। ये यमुना नदी के किनारे है। ये शानदार जीत भी समरकंद से ज्यादा नहीं लगी। बाबर की सेना को न सिर्फ नए मौसम को झेलना था, बल्कि शक्तिशाली दुश्मनों से भी बचाव करना था। गंगा की घाटी के नीचे बहुत सारे उग्र अफगान प्रमुख भी रहते थे। दक्षिण में भी मालवा और गुजरात के साम्राज्य, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। राणा सांगा बाबर के सबसे बड़े दुश्मन राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के राजा थे और उन्होंने बाबर पर 1 लाख सैनिकों और 500 हाथियों के साथ हमला किया। बाबर की सेना इस वक्त गर्मी से जूझ रही थी और अपने घर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन बाबर ने उनका ध्यान भटकाया
उन्होंने शराब की एक बोतल फोड़कर कुएं में डाल दी और ये कहा कि खुदा उनकी मदद करेगा। ऐसा करते ही उनकी सेना ने भी ऐसा ही किया। अब लड़ाई करनी थी राणा सांगा की भीषण सेना से, जिसने एक तरह से बाबर को घेर कर रखा था। खानुआ की लड़ाई में बाबर ने अपनी सैन्य अनुभव का जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी सेना की तोपों से राणा सांगा की सेना जूझ नहीं पाई और परास्त हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि 10 घंटे में ही यह युद्ध समाप्त हो गया था। बाबर का साम्राज्य कांधार से लेकर बंगाल की सीमा तक हो गया था। दक्षिण में यह राजस्थान तक फैला था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य में प्रशासन की कमी थी। बाबर ने साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन वो इसमें प्रशासन लाने का काम हुमायूं पर छोड़ गए। 1530 में हुमायूं भी बहुत बीमार पड़ गए, इतने बीमार कि बाबर ने भगवान से अपनी जान के बदले हुमायूं की जान मांगी और उसके पलंग के साथ चक्कर भी लगाए अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। इसके बाद हुमायूं ठीक हो गए, लेकिन बाबर की उसी साल मौत हो गई। बाबर को लोग मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो मानते हैं, लेकिन इसे पक्के रूप से भारत में स्थापित करने का श्रेय जाता है अकबर को, जो उनके पोते थे। बाबर एक अच्छे कवि भी थे और वो टर्किश भाषा में लिखते थे। अगर वो राजनेता नहीं होते तो वो एक मशहूर कवि होते। वो एक प्रकृति प्रेमी इंसान भी थे, जो जहां भी जाते बाग बगीचे जरूर बनवाते थे। उन्होंने बाबरनामा लिखी, जो उनकी खुद की जीवनी थी। इसे टर्किश और पर्शियन में भी अनुवाद किया गया अकबर के समय में। 1922 में अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया गया, जो बाबर की विरासत के बारे में हमें बताते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें क्यूरियस कैट।